Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are doing very well. तो बच्चे आज हम करेंगे 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इससे पहले आपने चैप्टर किया था मैटर और इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो सबसे पहले हम करेंगे मैटर क्या था. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. यही कहते थे हम डेफिनेशन में कि हमारा पूरा यूनिवर्स ही मैटर से बना है. कोई भी चीज है, ये मार्कर है, कोई भी चीज है, वो सारी क्या है, मैटर है. ठीक है, तो ना जो इंडियंस थे ना पहले, जो या एशियन पीपल थे, वो हमेशा ना ये मैटर की अनसीन फॉर्म के बारे में सोचते रहते थे. जैसे होते हैं ना फिलोसफर्स की बात करते हैं, तो वो पहले चीजें सोचते हैं, चाहे वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन वो उस चीज के बारे में सोचते हैं. तो मैटर की अनसीन फॉर्म जो उन्होंने देखी नहीं थी, वो उसके बारे में ना सोचते रहते थे. तो इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ होगा जिसको हम जब डिवाइड करने जाएंगे, मतलब उसको हम ब्रेक करने जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा. उसको पदार्थ का नाम, परमाणु का नाम दे दिया गया. उस पदार्थ को, मतलब उस सब्सटेंस को किसका नाम दे दिया गया, परमाणु का. ठीक है ना, कि कोई ऐसी चीज जो हम ब्रेक करने जाएं और ब्रेक होनी एक पॉइंट पे आके बंद हो जाए, उसको परमाणु कहा उसने. उसी एरा के दौरान एशियन ग्रीक फिलोसफर्स भी थे. उन्होंने भी सेम थिंग किया कि हाँ, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक करते जाएं और एक स्टेज ऐसी आ जाए कि वो ब्रेक होना बंद हो जाए. मतलब वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल का मतलब होता है जो फर्दर कभी डिवाइड नहीं हो सकते. अगर इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो, उनको उसने नाम दिया एटम्स का. तो जो इंडियन फिलोसफर्स ने नाम परमाणु दिया था, इन्होंने क्या नाम दे दिया, एशियन ग्रीक फिलोसफर्स ने नाम दे दिया उसको एटम का. ठीक है, तो एटम ऑल ओवर अब क्या बन गया, कोई ऐसी चीज जो फर्दर कभी डिवाइड नहीं हो सकती. आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये मार्कर, अगर हम इसको ब्रेक करने जाएंगे, चूरा सा बना दो, इसका ब्रेक करते जाओ, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ब्रेक होना बंद हो गया. उसको नाम क्या दिया गया, एटम का. लेकिन जो एटम्स होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, वो एटमॉस्फेयर में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते. एटम्स को नेकेड आई से तो वो हमें दिखेगा ही नहीं. ठीक है, तो ऑल ओवर यही माना गया है अब कि जो मैटर है ना, वो बना ही किससे हुआ है, एटम से बना हुआ है. कि ये एटम्स हैं जो जो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उससे ही क्या बनता है, मैटर बनता है. तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में. तो 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते ना, साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया था एक डिफरेंस कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है. जब डिफरेंस रिकॉग्नाइज हुआ, तो एंटोइन लेवोजियर ने आकर अपने कुछ लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है, वर्ड आ गया कंजर्व. इसका मतलब है कि मास कहीं ना कहीं कंजर्व रहता है. कब कंजर्व रहता है, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन होने में कंजर्व रहता है. कहता है दो एलिमेंट्स ले लो या दो कंपाउंड्स ले लो, एक्स और वाई. एक में कैल्शियम कार्बोनेट रख लो या दूसरे में सोडियम सल्फेट ले लो. ठीक है, ये एक में ले लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, एक में ले लो सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है. एक इग्निशन ट्यूब ले लो एक्स और एक फ्लास्क ले लो वाई. ठीक है, आपकी एक एक्टिविटी है, उसमें थ्रेड से बांधा हुआ है एक. ठीक है ना, एक फ्लास्क लिया हुआ, कॉनिकल फ्लास्क, एक इग्निशन ट्यूब ली हुई है. एक मटेरियल को इग्निशन ट्यूब में ले लिया और एक को ले लिया फ्लास्क में, और दोनों का मास मेजर कर लिया अलग अलग से. एक एक्स है, एक वाई है. मास को मेजर कर दिया, इसका मास मेजर किया, इसका मास मेजर किया, और उनको साइड पे रख दिया ऐड करके, टोटल मास को साइड पे रख दिया. कहता हम इग्निशन ट्यूब इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं. मिक्स करने पे क्या होगा, सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4. मतलब अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे हमारे पास अगर हम ये दो कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे ऊपर वाले को. ठीक है, कहते ये जब कंपाउंड्स बन गए ना, आप इनके की भी मास का टोटल कर लो. पहले भी इन दोनों के मासेस का सम था, अब भी इन दोनों के मासेस का सम है. तो रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद कहता आप देखोगे कि मास चेंज नहीं होगा. मास क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड्स चेंज हुए. तो ये हमें ये सिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो इसके एटम्स होते हैं. एटम्स अब क्या है,
जिनसे ये कंपाउंड्स बने हुए हैं, और जो पैर में यहाँ पे ये दिए होते हैं ना, ये एटम्स हैं। ठीक है जी, जैसे सोडियम के 2 एटम्स हैं, सल्फेट है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो ये एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एटम्स ना अपने आप को इंटरचेंज करते हैं सिर्फ। इसका जैसे सल्फेट है वो कैल्शियम, इसका एटम कैल्शियम के साथ जुड़ गया, इसका सोडियम का कार्बोनेट के साथ जुड़ गया, लेकिन जो इनका मास रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो वहां से डेफिनेशन निकली, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, मास हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्शन होने से पहले जो मास था और रिएक्शन होने के बाद जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, यहां से मोस्टली आपके 9th क्लास में पहला चैप्टर मैटर था, दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री का। ये 2 चैप्टर्स हैं जो बेसिक्स थे। असली केमिस्ट्री इस चैप्टर से शुरू होगी आपकी। इसी चैप्टर को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो 10th क्लास में प्रॉपर समझ आएगी केमिस्ट्री है क्या असल में। ठीक है, इसमें हम कंपाउंड्स बनाने सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बेसिस पे ही ये चलेगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना थोड़ा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मास ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। मास हमेशा बॉडी का, किसी का, एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, दूसरा लॉ दिया गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहती है? कहता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि किसी भी एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में ना एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मींस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसको अच्छे से समझ के चलना। वाटर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। कहता वाटर पता है कब बनता है? जब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ना वाटर, तब जाके बनता है। और इनकी जो रेशियो है दैट इज 1:8, ये फिक्स है। अगर ये रेशियो चेंज हो जाए तो वाटर नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 5 ग्राम ऑक्सीजन लेके चलूं तो वाटर नहीं बन पाएगा। इनकी रेशियो फिक्स है कि कोई भी जब कंपाउंड बनता है ना उसकी रेशियो हमेशा फिक्स होती है। एमोनिया एक कंपाउंड है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, एमोनिया NH3, इसको एमोनिया कहते हैं। एमोनिया भी एक कंपाउंड है जिसमें इसकी भी रेशियो, मतलब इसके 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे जो नाइट्रोजन है वो 14 ग्राम यूज होगा, तो इसकी जो रेशियो है दैट इज 1:40। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 14 यूज होगा, तो इसकी जो रेशियो है दैट इज 3:14। तो ये जो रेशियोज रहेंगी ना ये हमेशा फिक्स रहेंगी, रेशियोज चेंज नहीं हो सकती। रेशियोज चेंज हो गई तो कंपाउंड नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, चलो मैंने वाटर की बात की, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखी रेशियो जो कि मुझे गिवन थी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:8। डेफिनेशन है फिक्स रेशियो बाय मास, तो यहाँ पे मैं दोनों का मास लिख के चलता हूँ। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। अगर मैं यहाँ पे निकालूं रेशियो बाय मास, अब देखो मैं रेशियो बाय मास का मतलब है रेशियो को मास से डिवाइड करूंगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 1, 8 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1/2। लेकिन जो ये एटम्स आएंगे ना, ये जो रेशियो आएगी, ये रेशियो हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसको ये रेशियो को होल नंबर में बनाने के लिए दोनों को 2 से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से कर देते, हमने तो सिर्फ एक बेस जो डिनोमिनेटर है उसको खत्म करना है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1, वाटर बन गया। अदरवाइज वाटर बनाने की पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितने ग्राम आ रहा था, 8 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन आए कि वाटर बने, 24 ग्राम। तो 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना आएगा, 4 8 जा 32। रेशियो फिक्स होनी चाहिए, 1 और 8 की रेशियो होनी चाहिए। अब वो ऐसे क्वेश्चन दे दे कि मेरे पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ऑक्सीजन 11 ग्राम है, वाटर बनेगा,
बिल्कुल बनेगा। 11 ग्राम्स में से 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, बाकी का 3 ग्राम वेस्ट है। रिएक्शन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम्स 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम्स ऑक्सीजन ने ही करनी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझ आ गया हमें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी समझ आ गया। यहां तक समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, पोस्टुलेट्स आ गए हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एटम्स हैं जो फर्दर कभी डिवाइड नहीं हो सकते, महर्षि कर्नड है ना, एंटोइनल लेवोजियर, तो डाल्टन ने भी अपने आके पोस्टुलेट्स दिए थे, क्योंकि बहुत डिबेट छिड़ गई थी एटम्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड। तो डाल्टन ने सारी थ्योरी पढ़ी, जो फिलॉसफी के आइडिया से फिलोसफर्स के वो सारे आइडिया गैदर किए, तो डाल्टन ने भी कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। डाल्टन ने पहला पोस्टुलेट लिखा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो इसने भी यही कंक्लूड किया कि सारा का सारा मैटर ही किससे बना हुआ है, एटम से। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स है ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही किसकी होती है, सिर्फ एटम्स की होती है। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, तो पहला पोस्टुलेट क्लियर हो गया कि सारा का सारा मैटर ही किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एटम्स एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, मींस फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। सो दीज आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। थर्ड, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है जैसे एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तीसरा भी हाइड्रोजन है, तो तीनों एलिमेंट्स तो सेम ही हो गए ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनके अंदर एटम्स भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम ही होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल सेम ही होंगे, शेप्स वगैरह सब कुछ क्या रहेगी, सेम रहेगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, कहता है दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और दोनों के एटम्स भी क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वो तो हमें चाहिए ना, हम उसको इनहेल करेंगे तो हमारी रेस्पिरेशन हो पाएगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसको हम इनहेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नो एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स। अभी मैंने जब आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन खत्म करनी होती है, क्योंकि जो एटम्स है ना वो हमेशा होल नंबर्स में ही पार्टिसिपेट करेंगे, वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। तो होल नंबर, जैसे मैं Na2SO4 लिखा, तो 2 है वो होल नंबर है, Na1/2 तो नहीं हो सकता ना, ऐसे लिखेंगे हम इसको Na2SO4, कभी ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा SO3/4, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो एटम्स जब चलेंगे तो वो किस में चलेंगे, स्मॉल होल नंबर्स में चलेंगे, ठीक है। 2 3 ये स्मॉल होल नंबर्स ही हैं, 4 हो गया। The relative numbers and the kind of the atoms are constant in a given compound। तो जो kind of atoms हैं जो compound में रहते हैं, वो हमेशा atoms क्या रहेंगे, बिल्कुल constant रहेंगे, वो change नहीं होंगे। तो ये कौन से postulates थे हमारे, डाल्टन के। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, एटम्स का साइज कितना और एटम्स होते क्या हैं। हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली। अब देखो एटम्स क्या कहते हैं, एटम्स ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। देखो एक जब हमने बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो सबसे पहले हम ब्रिक्स यूज करते हैं, ईंटें यूज करते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, फिर उसके ऊपर लेंटर वगैरह डलता है और छत बनती है उसकी। तो ऐसे जैसे वो ब्रिक्स हैं, ईंटें लगती जाएंगी और एक बिल्डिंग तैयार होती जाएगी, तो वैसे ही एटम्स हैं, एटम्स जब जुड़ते जाएंगे तो क्या तैयार होता जाएगा, हमारा एक मैटर। तो ऑल ओवर जितना भी हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जितना का जितना मैटर है, पूरा यूनिवर्स हमारा मैटर ही है, तो किससे बना हुआ, पूरा यूनिवर्स एटम से बना हुआ। तो कहते हैं ये एटम्स का साइज कितना होता है, एटम्स का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। हम नेकेड आई से इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते एटम्स को। तो इतना स्मॉल साइज होने के बावजूद इसकी हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, कहता सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जितना भी वर्ल्ड है, पहली बात तो एटम से बना हुआ है, चाहे हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन हम जो भी चीजें कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स में, एटम्स उसको इफेक्ट करते ही करते हैं। तो एटम्स तो हमारी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन नेकेड आई से हमें वो नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे साइज के होते हैं। अब थोड़े से उसने सिंबल्स दे रखे हैं एटम्स के, आज मॉडर्न डे सिंबल्स हैं, कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम सर्कल और बीच में एक डॉट है,
उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हाइड्रोजन के एटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉस्फोरस के एटम को, कॉपर का एटम है, गोल्ड का है। ये पेपर में ज्यादा से ज्यादा अगर पूछे जाएंगे ये वाले सिंबल्स तो आपको एमसीक्यूज में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि सिंबल्स तो ओके हो गया कि ये सिंबल्स में ऑक्सीजन का एक सर्कल ले लो, आयरन का है तो आप बीच में आई डाल दिया, सिल्वर के लिए एस डाल दिया, मर्करी के लिए साइड पर डॉट्स लगा दी। तो इनकी जो नेमिंग हुई है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन है, सल्फर है, लेड है, ये नेमिंग कहाँ से हुई है? कहता जब ये एलिमेंट्स मिले थे ना, मोस्टली क्या होता था कि जहां से या जिस कंट्री से या जो इनका कलर होता था ना, उनके बेसिस पे इनका नाम रख दिया जाता था, जिस कंट्री से ये मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करें, कॉपर ये साइप्रस कंट्री से मिला था तो इसको नाम कॉपर दे दिया गया, ठीक है ना। और गोल्ड कौन से कलर का था? ये गोल्डन कलर का था तो नाम क्या दे दिया? गोल्ड। तो देखो या तो ये जिस कंट्री से मिले हैं उनके बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया, या फिर जो इनका कलर था उसके बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया। सिल्वर, सिल्वर कलर का होता तो उसको नाम ही क्या दे दिया? सिल्वर नाम दे दिया। बट कई बार क्या होता था, बीच में डिबेट्स हो जाती थी, जैसे एक कंट्री से मिला, दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट कह देंगे कि नहीं, ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम ये नहीं रखना, ये नाम नहीं होना चाहिए, दूसरा नाम होना चाहिए। तो उसके लिए एक यूनियन तैयार की गई, IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन, एक संस्था तैयार कर दी गई इंटरनेशनल लेवल पे। जब कोई भी एलिमेंट्स अब फाइंड होंगे, मिलेंगे, तो IUPAC उनके नेम रखेगी। ये इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया गया और इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और भी IUPAC ने कॉन्सेप्ट्स बताए। उन्होंने कहा, कहता जब भी हम, क्योंकि मॉडर्न डे एरा चल रहा है तो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को अगर लिखना है ना तो कहता है ऑक्सीजन के लिए कैपिटल हो, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रखा जाएगा सिंबल्स लिखने के लिए, और जो दूसरा अल्फाबेट हम यूज करेंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट कैपिटल C और स्मॉल होगा, इसको हम कोबाल्ट कहते हैं। अगर आप कैपिटल C और कैपिटल O लिख दोगे ना तो दैट इज नॉट कोबाल्ट, ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं है। अब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको केले H से कर दिया, कैपिटल H से कर दिया, पहला कैपिटल रहेगा अल्फाबेट और दूसरा क्या रहेगा? स्मॉल। हीलियम H बड़ा रहेगा, E स्मॉल रहेगा। एल्यूमिनियम सिंबल दिया गया, A कैपिटल L स्मॉल। सोडियम N कैपिटल A स्मॉल। दूसरी चीज, इनकी जो नेमिंग की गई थी ना, उसके भी थोड़े से लेटिन नेम्स रखे गए थे पहले, उनके बेसिस पे सिंबल्स बने हैं। अब सोडियम, मोस्ट ऑफ द सिंबल्स क्या है? जैसे हाइड्रोजन, दिमाग में आता है हाइड्रोजन का तो H है, हीलियम का HE है ना। पोटाशियम, पोटाशियम का बच्चे K होता है, P क्यों नहीं है? फॉस्फोरस का P है, पोटाशियम का K है। तो यहाँ पे सोडियम का Na और पोटाशियम को K क्यों कहा गया? सोडियम को SO क्यों नहीं लिखा गया? पोटाशियम को PO या P क्यों नहीं लिखा गया? तो इनके ये लेटिन नेम्स थे। इसका नाम था नेट्रियम। नेट्रियम एक लेटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसको नाम दिया गया सोडियम का, तो वो लेटिन वर्ड से इसका सिंबल डाल दिया गया Na, सोडियम को Na कहते हैं, इसका सिंबल। ऐसे ही केलियम, पोटाशियम है, ये था केलियम, लेटिन वर्ड था। तो ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में, सोडियम के बेसिस पे भी और पोटाशियम के बेसिस पे। तो केलियम था। तो जो इनके लेटिन नेम्स थे उनके बेसिस पे इनको इनके सिंबल्स दे दिए गए थे, ठीक है। और पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा क्या रहेगा? हमेशा स्मॉल रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आर्गन कैपिटल A स्मॉल r, कार्बन का सिर्फ कैपिटल C हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कैपिटल N हो जाएगा, नियॉन कैपिटल N स्मॉल e। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। तो अब देखो आगे बढ़ने से पहले अपन पहले पीरियोडिक टेबल समझ के चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को करके चलेंगे साथ में, ठीक है। अब 20 एलिमेंट्स में से यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसको हमने लाइन वाइज याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, 10 एलिमेंट्स आगे लिख देंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है जी, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया इसके एलिमेंट्स और साथ में है सिंबल्स जो आपको याद होने चाहिए, और साथ में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकी वैलेंसी जो कि हमें आगे फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगी, केमिकल फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम वैलेंसी और एटॉमिक नंबर ही पढ़ के चलेंगे, फिर प्रॉपर पीरियोडिक टेबल विद के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर में यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्या बनाने लगा हूँ, एलिमेंट्स, सिंबल्स और साथ में हम करेंगे इनकी वैलेंसीज जो आगे काम आएंगे। अब सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मेरे पास पहले 10 एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल एच, हीलियम कैपिटल एच स्मॉल ई, लिथियम कैपिटल एल स्मॉल आई, क्योंकि आईयूपीएसी ने क्या कहा था, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बेरिलियम ई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन कैपिटल एन, ऑक्सीजन कैपिटल ओ, फ्लोरीन एफ और नियॉन एन ई। ये सारे आ गए इनके सिंबल्स। अब 11 ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, जिसमें सोडियम का सिंबल है कैपिटल एन स्मॉल ए, मैग्नीशियम कैपिटल एम स्मॉल जी, एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल, सिलिकॉन एस आई, फॉस्फोरस पी, सल्फर कैपिटल एस, क्लोरीन कैपिटल सी स्मॉल एल, आर्गन कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल आर, पोटाशियम के, कैल्शियम कैपिटल सी और स्मॉल ए। ये सारे सिंबल्स हैं। अब दिमाग में आता है पीरियोडिक टेबल लाइन वाइज लर्न करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, कहीं कहीं भूल जाता है, तो इसके लिए आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हो फॉर अ ट्रिक। इसके लिए सेंटेंस है, आप याद कर सकते हो, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब देखो ये पहले 10 एलिमेंट्स का सेंटेंस बन गया। हाई, एच से हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एन से क्या आ गया यहाँ पे, नियॉन आ गया। तो अगर सेंटेंस याद हो गया तो आप इजीली एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। इसके लिए सेंटेंस चेंज कर लो, वैलेंसी का मैं यहाँ पे वी डाल रहा हूँ थोड़ा, इसलिए सेंटेंस की जगह बन जाए। यहाँ पे सम men are selling potato, so come and pay cash। आपको अगर कोई और भी सेंटेंस आप कर सकते हो तो वो भी याद कर सकते हो। आपको अब देखो यहाँ से एस से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। सेंटेंस याद हो जाएंगे तो एलिमेंट्स इजीली लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैलेंसीज जो इनकी होती हैं, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी की एलिमेंट के एटम्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी फिलहाल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ सिंपली लर्न करने की, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए। बट वैलेंसीज डिपेंड करती हैं शेल्स के ऊपर, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उनके बेसिस पे। वो पीरियोडिक टेबल हम फिर से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सिंपली इस चैप्टर में जो हमारा यूज होगा, आप देखो पहले जो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है इसकी वैलेंसी लिख दी 1, ठीक होगा। उसके बाद आपको काउंटिंग कर देनी है, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 अप टू 4, फिर बैक आ जाओ, 3 2 1 0, फिर 0 के बाद काउंटिंग 1 2 3 4, फिर बैक आ जाओ, 3 2 1 0 1 2। मतलब 0 से 4 तक जाना है, बैक फिर 0 पे आ जाना।
फिर 4 तक जाना है, फिर बैक 0 पे आ जाना है। सिर्फ हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन में है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अब ये वैलेंसी कहाँ काम आएगी K11 शेल के बेसिस पे, वो हम आगे करेंगे। क्लियर है? अब हमारा आगे आ गया कंसेप्ट एटॉमिक मास। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये एटॉमिक मास उसका एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल कंसेप्ट था। जब डाल्टन ने एटॉमिक मास डिस्कवर किया ना, डाल्टन ने कहा कि हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं? एटम से। तो एटम का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा? एलिमेंट्स का। ये डाल्टन ने बताया। तो ये थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे और भी थे, ईगरनेस हुई कि क्यों ना एटॉमिक मासेस सभी एलिमेंट्स का फाइंड किया जाए। अगर डाल्टन ने इतना बता ही दिया कि सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तो होगा, ठीक है ना, हर बॉडी का मास होता है, हमारी बॉडी का भी कुछ ना कुछ मास है, तो एलिमेंट्स का भी कुछ ना कुछ मास था, और वो मास किस में था? उसके एटम्स में था। तो सभी साइंटिस्ट में ईगरनेस आई, लेकिन हर एक एलिमेंट, देखो पीरियोडिक टेबल में उस टाइम पे तो चलो 118 एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। तो वहां से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम क्या करते हैं, एक आधे एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं और उससे रिलेट कर करके बाकी के एटॉमिक मासेस को फाइंड करते जाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था 16। इसको सिलेक्ट किया गया था कि इस ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर करके हम बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल है, पहले ना जमाने में क्या होता था, एक तकड़ी मिलती होती थी, तकड़ी है ना, वो तुला राशि वाली जो होती है, तराजू जिसपे तोलते हैं, या जो कोर्ट्स वगैरह में भी होती है ना, तो उन पे तोला करते थे। ये जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, ये सब उस पे तोला करते थे। तो अभी हम सपोज करते हैं कि उसके पास वही तकड़ी है एक, और एक उनके पास ना एक बहुत बड़ा वाटरमेलन है, 6 kg का लगा लो, एक वाटरमेलन है बहुत बड़ा। लेकिन उसके पास तोलने के लिए ना पहले वो किलो, 2 किलो, 1.5 kg, 3 kg के उनके पास वो होते थे, एक पत्थर टाइप से वो बनाए होते थे लोहे के, वो होते थे जिससे वो तोल के देते थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को। सपोज करो उसके पास वो तोलने के लिए तो है नहीं, लेकिन उसके पास, हाँ, उसको इतना पता है कि मेरे पास एक वाटरमेलन है और वो वाटरमेलन 6 kg का है। तो उसके पास अगर कोई और वेजिटेबल या फ्रूट खरीदने जाएगा तो वो क्या करेगा, उसने क्या किया, वाटरमेलन को सपोज करो 6 या इक्वल 12 हाफ पीसेज में काट लिया, 12 पीसेज में काट लिया। तो 6 किलो का था, 12 पीसेज में काट लिया, हर एक पीस ½ kg का हो गया। उसको पता लग गया। अगर उसके पास अब कोई एप्पल लेने आया तो वो क्या करेगा, एप्पल लेने आया और वो एप्पल कहे कि 1 kg एप्पल दे दो, तो वो 2 पीसेज रख देगा ½ kg के, एक तरफ वाटरमेलन के, दूसरी तरफ एप्पल रखना स्टार्ट कर देगा। जब इक्वलिटी में आ जाएगा तो उसको सेल कर देगा। ऐसे ही होगा। तो यही रिलेट होकर सेल कर रहा है कि एक का मास पता था और दूसरे का क्या कर दिया, फाइंड करके उसको सेल कर दिया आगे, है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता था, इससे रिलेट करके बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया था। ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या रिलेट करके जब एटॉमिक मास आ रहे थे बाकी एलिमेंट्स के, तो वो होल नंबर्स में ही आ रहे थे। लेकिन 1961 के बाद अब सिलेक्ट कर लिया गया कार्बन का 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 कहते हैं, ये कार्बन का आइसोटॉप है। आइसोटॉप में आपको समझाऊंगा आइसोटॉप्स होते गए। फिलहाल अभी इतना याद रख लो कि आइसोटॉप है ये कार्बन 12, मींस कार्बन एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास कितना है, 12। आज के टाइम पे इसके साथ रिलेट करके एटॉमिक मासेस फाइंड किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसमें क्या कह रहा है, 4 ग्राम कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम। अगर 4 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम ऑक्सीजन है, तो जाके क्या बनता है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये रेशियो फिक्स होती है। तो कहता हम ऐसे कहेंगे कि कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जैसे एटॉमिक मास हमें पता था, ठीक है, हम क्या, यह कार्बन का एटॉमिक मास पता है, हम कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, हमने कर दिया आज के टाइम पे। तो 4/3 मल्टीप्लाई 12, हम यही कहते हैं ना कि कार्बन इसके साथ कंबाइन होता है, 3 4 जा 12, 4 4 जा कितना हो गया 16। तो कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 16। लेकिन यहाँ पे भी ग्राम नहीं मैंने डाला। पहले टाइम में क्या होता था, जो एसआई यूनिट दिया होता था ना एटॉमिक मास का, वो दिया होता था एएमयू, जिसको कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न एरा है हमारा,
AMU को सिर्फ U में चेंज कर दिया गया, विच इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। क्या कह दिया गया इसको? यूनिफाइड मास। AMU क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। तो अब क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को कार्बन के एटॉमिक मास विच इज 12 उसके साथ रिलेट किया जाता है और एटॉमिक मासेस को फाइंड किया जाता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं ये जो एटम्स हैं ये एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? जो एटम्स हैं एलिमेंट्स, एटम्स का कुछ ना कुछ मास है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। एटम्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइन होकर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी एटम्स कंबाइन होकर एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? एक मॉलिक्यूल। तो असल में हमने कहा था एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स से ही मैटर बना हुआ है, लेकिन पहले एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स हमें मैटर बना कर देते हैं। तो एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एटम्स कंबाइन होकर एग्जिस्ट करेंगे और ग्रुप, थोड़े बहुत ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। 2 एटम्स हो सकते हैं, 3 एटम्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे एलिमेंट का। अब मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? एक मैटर बन जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। टाइप्स क्या है? एलिमेंट्स की टाइप ही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स करने लगा हूं। अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही है, ऐसे एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बना हुआ है। एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बना हुआ है। एक हमारे पास आते हैं डायटॉमिक, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं ट्राइएटॉमिक जो 3 एटम से बना हुआ है। टेट्रा जो 4 से बना हुआ है। और उसके बाद आ जाता है पॉलीएटॉमिक जो 4 से ज्यादा एटम से बना होता है, उसको सीधा नाम क्या दे देते हैं? पॉलीएटॉमिक। और इनमें से 99% पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता है पेपर में कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते ही क्या है। ठीक है। अब जैसे मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जो एक एटम से बना है। एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम ये एक एटम से बना है। आर्गन, नियॉन, ये सारी गैसेस हैं जो एक ही एटम से बनी होती हैं। एक ही एटम का एक मॉलिक्यूल होता है इनका। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? डायटॉमिक। डायटॉमिक मीन्स जो 2 एटम से बने हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन गैस कितने एटम से बनी हुई है? 2। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे डायटॉमिक की एग्जांपल्स हैं। ट्राइटॉमिक में एग्जांपल लेके चलनी है O3 ओजोन, कितने एटम्स हैं? अब O के 3 एटम्स हैं, तो मतलब ये एक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम से बना हुआ है। टेट्रा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है? P4, ये 4 एटम्स को मिला के फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है। पॉलीएटॉमिक में आप एग्जांपल दे सकते हो सल्फर की। सल्फर कितने सल्फर के एटम्स होते हैं? 8 एटम्स होते हैं सल्फर के। तो उसको हमने किसका नाम दे दिया? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। क्लियर। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। क्या होती है ये? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है वो क्या होगी? उसकी एटॉमिसिटी। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? आप एटम्स देखोगे कितने एटम्स हैं? 2। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। तो क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी। अगर ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपको कि कंपाउंड या कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके एटॉमिसिटी बताओ कितनी है। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। अब ओजोन है, ओजोन के पैर में 3 एटम्स है, तो मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4। S8 सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 8। अब अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में मैंने वाटर लिख दिया। अब वाटर मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आगे जो लिखा हुआ है दैट इज मॉलिक्यूल। अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? अब एटम्स काउंट करो, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 8 एटम, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी?
वाटर की 3, अमोनिया NH3, एटॉमिसिटी कितनी है, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जनरल से है ये, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, एक कार्बन का, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको काउंट कर लो, हमें क्या बताती है मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बता देती है। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया व्हाट आर आयंस। देखो मेरा कोई भी एक कंपाउंड है ना वो बना होता है मेटल नॉन मेटल से। अगर कोई भी एक कंपाउंड किससे बना हुआ है, मेटल नॉन मेटल से। मेटल नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड में ना 4 स्पीसीज होते हैं, 4 स्पीसीज, जिसको हम नाम देते हैं आयंस का। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। कंपाउंड बना हुआ है मेटल नॉन मेटल का। और एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो CaCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो। ये मेरे पास कंपाउंड्स हैं जिसमें पहले वाला पार्ट मेटल का है और बाद वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे नॉन मेटल का है। तो कहते हैं इनके ऊपर ना 4 स्पीसीज होते हैं। 4 स्पीसीज का मतलब है जब ये कंपाउंड बनता है ना तो इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके कारण ये कंपाउंड बन पाता है। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो जाके ये कंपाउंड बनता है, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर लेना है, एक बॉन्ड बना लेना है इसके साथ। ठीक है, अब जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, आयंस कह देते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड है, नॉट नॉन मेटल, जैसे वाटर की अगर हम बात कर लें या कोई नॉन मेटल का, कार्बन अमोनिया गैस आ जाएगी NH3, दोनों ही उसमें नॉन मेटल्स यूज हो रहे हैं, है ना, तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आयंस किस पे होंगे, जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना होगा। इनमें भी कैल्शियम और क्लोरीन है, तो कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव, मैग्नीशियम में चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आएंगे ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है ना, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, पीरियोडिक टेबल दोबारा से करेंगे KLMN शेल के अकॉर्डिंग, और फिर आपको और समझ आएगा कि ये चार्जेस कैसे। तो ये क्लियर हुआ कि जब भी हमारे ऊपर किसी भी एक कंपाउंड में 4 स्पीसीज आ जाते हैं तो उनको हम किसका नाम दे देते हैं, आयंस का। अगर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको हम कह देते हैं एनायन। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड एनायन। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स 90% कंपाउंड्स में जो पहले लगा होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में लगा होता है वो एनायन है। ये भी कैटायन है, एनायन, कैटायन, एनायन। अब एक कंपाउंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्शन में CH3COONA, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये सोडियम है ये एसीटेट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें CH3COO ये नेगेटिव में होता है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। ये एक एक्सेप्शन में है हमारा। अब ये हमारे पास हो जाएगा एनायन और ये हो जाएगा कैटायन। क्वेश्चन आते होते हैं वो कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड में से बताएगा, कहेगा कि बताओ कैटायन कौन सा और एनायन कौन सा। जैसे एक रैंडमली कंपाउंड दे दिया, अभी मैं एक कंपाउंड और रैंडमली लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वो एक ऐसे कंपाउंड देके कहेगा इसका कैटायन बताओ और इसका एनायन बताओ। कैटायन क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया कैटायन, कार्बोनेट पे नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, एनायन। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाए। तो अब नेक्स्ट आ गया राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, उससे पहले कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। वो माइनस में है या प्लस में है वो मैटर नहीं करेगा, आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उसके बेसिस पे कर लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बच्चे होता है OH, सिंबल क्या है इसका, OH। हाइड्रोक्साइड वर्ड आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, OH यूज करेंगे। और यहाँ पे ना मैं इनकी वैलेंसी लिख रहा हूँ, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है इनकी ना, पावर में लिखा होगा आपकी बुक में, जैसे OH के ऊपर ना ऐसे नेगेटिव साइन डाला होगा, नेगेटिव का मतलब होता है -1। मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ वैलेंसी 1 लिख रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में अभी मत पढ़ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड होता है OH, वैलेंसी 1। एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, एक ही बात है।
ये होता है HCO3, वैलेंसी इसकी भी कितनी होती है 1। पहले जिन जिन की वैलेंसी 1 है ना मैं वो लेकर आऊं, आयोडीन, आइस इसका सिंबल है, वैलेंसी 1। ब्रोमीन, it is a non-metal which is liquid at Br, वैलेंसी 1। ठीक है। अच्छा अब एक चीज याद रखो, आपने पीरियोडिक टेबल किया, आपने पीरियोडिक टेबल में ना फ्लोरीन लिया था, क्लोरीन लिया था, चेक करना फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी क्या होती है 1। ठीक है ना। अब याद रखो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है 1। वैसे तो -1 है पर अभी माइनस प्लस के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। तो ब्रोमीन और आयोडीन मैंने लिखा है, फ्लोरीन और क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आपको मिल जाएंगे जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3, वैलेंसी इसकी भी कितनी होती है 1। सिल्वर Ag, वैलेंसी 1। तो ये सारे वैलेंसी 1 वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है, थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ा, कार्बोनेट, कल्ला कार्बोनेट, पहले था हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब सिर्फ कार्बोनेट है विच इज CO3। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2। सल्फाइड PHITE लगा दिया, पहले ATE था अब ITE है, ये SO3 है, वैलेंसी इसकी भी कितनी है 2। बेरियम, बेरियम BA वैलेंसी 2। ब्रोमीन था BR, बेरियम है BA, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ठीक है। बेरियम, कार्बोनेट, सल्फेट, जिंक Zn वैलेंसी 2। अब मैं साइड पे लिख रहा हूं, क्लियर है ये। ठीक है। उसके बाद आयरन, अब जो आयरन है ना बच्चे, इसकी 2 वैलेंसीज है, एक नहीं होती। आयरन Fe से हम डिनोट करते हैं लेकिन 2 होते हैं, एक होते हैं फेरस और एक होता है फेरिक। अगर तो फेरस है तो वैलेंसी लेके चलेंगे 2, अगर फेरिक वर्ड दे दिया तो वैलेंसी लेके चलेंगे 3। ठीक हो गया। उसके बाद कॉपर, कॉपर होता है Cu, ये भी 2 है, अगर तो है क्यूप्रस और एक है क्यूप्रिक। क्यूप्रस है तो वैलेंसी 1, क्यूप्रिक है तो वैलेंसी कितनी रहेगी 2। एक हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट, चलो उसके पहले मर्करी, मर्करी Hg वैलेंसी इसकी भी कितनी आएगी 2। ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द वो वाले कंपाउंड्स हैं जो पीरियोडिक टेबल से बाहर है, एलिमेंट्स हैं बीच में ये कंपाउंड की फॉर्म में है, लेकिन हमें अगर ये आते होंगे विद वैलेंसी तो ही जाके हम केमिकल फॉर्मूले को बना पाएंगे। ठीक है। मर्करी के बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लो, फिर हम राइटिंग सेक्शन में जाते हैं कि ये अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बना है। जैसे अब सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम का सिंबल क्या बन गया Na, कार्बोनेट क्या होता है CO3 जो कि हमने अभी लिखा था, है ना। अब इनकी क्या लिखेंगे वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1, पीरियोडिक टेबल में देखो, कार्बोनेट कितनी होती है वैलेंसी 2। मैंने आपको कहा प्लस माइनस याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले के आगे प्लस का साइन और बाद वाले के आगे हमेशा कौन सा साइन लगा दो, नेगेटिव साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na के एटम्स कितने हो गए 2, तो ये बन जाएगा Na2, ये पैर में लगेगा इसके, CO3 1 मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब कंपाउंड क्या बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही दूसरा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1 वैलेंसी 1, इस पे प्लस का साइन इस पे माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड मींस किससे बना है क्लोरीन से, Cl, C बड़ा L स्मॉल। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1, पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Al तो 1 है लेकिन Cl कितने आए हैं 3, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम के होता है नाइट्रेट NO3, दोनों की वैलेंसी कितनी है
1। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई KNO3। अब आ गया जिंक ऑक्साइड, इस पे फोकस करना। जिंक Zn, ऑक्सीजन O, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, प्लस का साइन माइनस का। देखो दोनों टर्म्स अगर कटिंग हो रही है, इवन टर्म्स आ गई हैं, तो इनकी यहाँ पे कटिंग कर दो। 1 1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ZnO। जब कंपाउंड बनाना तब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखना आपने, वो तो सिर्फ वैलेंसीज थी उसकी। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये आपको पीरियोडिक टेबल में क्लियर होगा। बेरियम सल्फेट, बेरियम BA सल्फेट क्या है SO4। वैलेंसी दोनों की 2 2 है, ये प्लस माइनस, वैसे 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, 1 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा BaSO4। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले पीरियोडिक टेबल किया था हमने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं। मैं सारे एलिमेंट्स नहीं कह रहा, लेकिन 20 एलिमेंट्स का ना आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। 9th क्लास में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एटॉमिक मास गिवन होता है 20 एलिमेंट्स का भी। ठीक है, इसके पीरियोडिक टेबल के बाहर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इनके एटॉमिक मासेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन होते हैं। बट इन केस अगर लेवल बढ़ाना हो ना, तो वो क्या करते हैं कि एटॉमिक मास देते ही नहीं है। तो एटॉमिक मास को लर्न करने का क्या ट्रिक है, यहाँ से ध्यान रखना आप ना। पहले 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शन सोच के चलो जिनको मैं सर्कल करने लगा हूँ। हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, इनके एटॉमिक मासेस एज इट इज लर्न कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता है, ठीक है। क्लोरीन का होता है जी 35.5 और आर्गन का होता है 40। ये 3 एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, ठीक है। तो इसका होता है 35.5, आर्गन का कितना होता है 40 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब उसके बाद जहां मैं टिक करने लगा हूं ना, वो टर्म्स देखना, इवन टर्म्स। इवन टर्म्स में से 4 को छोड़ देना है हमने और ऑड में से 7 ऐड कर लेना। तो जो टिक कर रहा हूं 2 6 7 8 10 12 14 16 18 तो एक्सेप्शन में ही था 20। ये जो मैंने एलिमेंट्स पे टिक किया ना, इनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल होता है। क्या होगा डबल। जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इसका डबल कर दो, 2 2 जा 4, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा 4। कार्बन 6 नंबर पे आता है, डबल कर दो 12, 7 2 जा 14, ऑक्सीजन 8 2 जा 16, 10 2 जा 20, 24, सिलिकॉन 14 पे आता है 28, सल्फर 16 पे आता है 32, कैल्शियम 20 पे आता है 40। जिन जिन को मैंने टिक किया था ना, देखो मैंने सारे लिख दिए। ठीक हो गया। अब रह गए पेंडिंग के। पहले हमने 3 एक्सेप्शन देखी, फिर मैंने जिन जिन पे टिक किया उनका डबल कर दिया। अब तीसरा देखो, जितने मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं ना, इनके डबल से एक ज्यादा होता है इनका टर्म, मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर देंगे। अब देखो लिथियम 3rd नंबर पे आता है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, फ्लोरीन 9 2 जा 18 प्लस 1 19, सोडियम 11th नंबर पे आता है, 2 जा 22 प्लस 1 23, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 15 2 जा 30 प्लस 1 31, 19 2 जा 38 प्लस 1 39। तो ये हमारे पास आ गए एटॉमिक मासेस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जिन जिन को टिक किया हुआ था उनका डबल कर दिया, जिनको टिक नहीं किया हुआ था डबल से एक ज्यादा कर दिया, जो सर्कल से 3 उनको एक्सेप्शंस में एज इट इज लर्न कर लिया। अब हमने जब कंपाउंड्स किए थे, अब उनका कंपाउंड्स जो हमने केमिकल फॉर्मूला सीखा बनाना क्रॉस मल्टीप्लाई से, वो पूछेगा कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड्स का निकलता है जो नॉन मेटल से बने हुए हैं, ध्यान रखना, जिन पे चार्ज आयंस नहीं होते। फंडा एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है इनको फाइंड करने का, लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास उनका बनेगा जो मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर बने हुए, जो मेटल और नॉन मेटल से चार्ज आयंस बने होते हैं उनको कहते हैं। नॉन मेटल का कंपाउंड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वाटर।
वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स जो पैर में लगे हुए हैं इसके ऑफ वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स जो दूसरे एलिमेंट्स के होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब इसके पैर में एटम्स कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब एलिमेंट चेंज हो गया तो बीच में साइन क्या आ गया? प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो कितना होता है? 16, तो यहाँ लिख दिया 16। पैर में एटम्स कितने हैं? 1, तो अब 2 1 बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, तो 2 1 2 प्लस 16 1 16, तो कितने यू आ गया? 18 यू। यू इज यूनिफाइड मास, जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो गया, दैट्स इट। एक और देखते हैं, अमोनिया NH3, ये भी क्या है? मेरे पास एक नॉन मेटल ही है। अब इसका जब मैंने फाइंड करना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 3, तो 14 प्लस 3 कितने यू आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास? 17 यू। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला यूनिट मास की, जो मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, और उसकी एग्जांपल मैंने ले ली सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 1, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 1, तो सिंपली क्या करना है? 23 में 35.5 ऐड कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 58.5 यू। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन अगर मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है फिर हम कहते हैं कि हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। अगर नॉन मेटल का कंपाउंड है तो हम क्या कहेंगे कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल ले लो। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई एटम्स कितने हैं? 1, तो 40 प्लस 16 कितने यू आ गया? 56 यू, फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। तो बच्चे इस चैप्टर में बस इतना ही था। होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और चैप्टर्स की भी इसी तरह वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।